दोस्तों नमस्कार। तो आगे बढ़ते हैं। सीरीज के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया है 530 MCQ। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 531 से। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग है। संवेग बराबर क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान और गुने में उसका वेग। तो द्रव्यमान है 10 kg और वेग है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ 1 होगा, -2 नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ से आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। 20 kg मीटर पर सेकंड। 20 kg मीटर पर सेकंड, बी हमारा राइट आंसर। ये जो संवेग है ये है सदिश राशि, यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अब ये जो सवाल है ये थर्ड टाइम आ रहा है आपके सामने। लगातार 2 वीडियो में आपने देखा और ये तीसरी बार है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से, जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है। क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर से, यानी कि जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी हमारा राइट आंसर। ये मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इस सवाल का मतलब क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से लेकर के 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? 19 होता है आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर और 36 होता है क्रिप्टन का, याद रखिएगा। तो यहां आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें आप यहां देखो ये हमारा पहला जो आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व होते हैं। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, यानी कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 2 तक के तत्व। आवर्त संख्या 2 में लिथियम से लेकर के नियोन तक, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक। आवर्त संख्या 3 में सोडियम से लेकर के आर्गन तक, यानी कि परमाणु संख्या 11 से लेकर के 18 तक के तत्व आते हैं। और आवर्त संख्या 4 में यहां देखो पोटेशियम, यानी कि परमाणु संख्या 19 से लेकर के क्रिप्टन परमाणु संख्या 36 तक। कम से कम ये 4 आवर्त तक आप इसी तरह से याद रखो कि कौन से आवर्त में कहां से कहां तक के परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं। पहले में 1 से 2, ठीक है, दूसरे में 3 से लेकर 10 तक, और चौथे में 11 से लेकर के 18 तक, सॉरी तीसरे में 11 से लेकर के 18 तक, और चौथे में 19 से लेकर के 36 तक। कम से कम इतना आप ध्यान में रखो। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर, आवर्त संख्या 4। पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यहां सवाल आपसे यह बोला गया है कि पानी है, यह पानी है, पानी लिया गया है 340 ग्राम, यानी ये पानी का क्या है? मास है। और इसमें डाला गया है साधारण नमक, यानी कि NaCl, वो भी कितना? 60 ग्राम। तो NaCl इसमें डाला गया है 60 ग्राम। ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? ये सब मिलकर के बनाते हैं सोल्यूशन, यानी कि विलयन। और उसी का हमें सांद्रता ज्ञात करना है। देखो जो वस्तु घोला जाता है उसे हम लोग सल्यूट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं, यानी कि विलय बोलते हैं। और जो अपने अंदर घुलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, यानी कि सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, ये सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, यानी कि सोल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय बराबर विलय प्लस विलायक। जनरली जो सॉल्यूट होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट ये ज्यादा अमाउंट में होते हैं। अब हमसे कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में मास लिख देना है किसका? सॉल्यूट का। ऊपर में मास लिख देना है सॉल्यूट का, और नीचे में मास लिख देना है सॉल्यूशन का, या फिर बोल दो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। यानी ऊपर में केवल सॉल्यूट का मास लिखना है, यहां पर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ऊपर में केवल जो ये विलय है केवल उसका द्रव्यमान लिखना है, और नीचे में टोटल द्रव्यमान लिख देना है, टोटल, यानी कि विलय और विलायक मिला करके। और नीचे में 340 और प्लस 60, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 340 और 60, ये 400, और गुने में यहाँ पर 100, 1 0 से 2 0 खत्म। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 15%। डी हमारा राइट आंसर। के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऑलरेडी बता चुका हूं, 2n²। ये हमें बताएगा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। अब k के लिए हमारा n बराबर 1 होता है, l के लिए हमारा n बराबर 2 होता है, m के लिए n बराबर 3 होता है, n के लिए n बराबर 4 होता है। हमसे दे रखा है k, तो यहाँ n बराबर 1 हो जाएगा, तो 2 × में 1 का स्क्वायर
2 होगा, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो एक आपका हाइड्रोजन और एक हीलियम, यही 2 तत्व है जिसके पास केवल एक ही शेल है, केवल एक ही शेल है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये ग्रुप संख्या 18 के तत्व है, इनर्ट एलिमेंट है, उसके बावजूद भी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसके पास एक ही शेल है और एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अस्थि कोशिकाएं, जिसे हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं अस्थि कोशिकाएं, एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होता है जो बना होता है। हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होता है यानी हार्ड मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स यानी कि हड्डियों को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, हड्डियों को जो बनाने वाले पदार्थ होते हैं वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब जानते हैं हड्डियां जो होती है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो ये इनऑर्गेनिक जो पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट इससे बना होता है, यही इसका मैट्रिक्स होता है। तो यहां देखो लिखा हुआ कैल्शियम और फास्फोरस, डी हमारा राइट आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए, तो हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, अब देखो यहाँ भार लिखा हुआ है तो यहाँ भौतिकी वाला दिमाग नहीं लगाना आपको, फिजिक्स वाला माइंड मत लगाना यहाँ पर कि mg बोलना। केमिस्ट्री के अंदर भार का मतलब द्रव्यमान ही होता है। तो जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। यह नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने। तो जो डोबेराइनर के 3 ट्राइड्स थे, उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे, ये वाले दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए और तीनों में 3-3 ही तत्व है, इसीलिए हम लोग इसे ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड बोलते हैं क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 3 ही तत्व है। और यहां क्या है, लिथियम से लेकर के पोटेशियम तक आओ, यानी ऊपर से नीचे तक आओ, तो द्रव्यमान क्या है, यहां पर बढ़ता है, यहां पर द्रव्यमान बढ़ता है। और इन्होंने क्या कहा, जो पहला तत्व है इस 3 में, जो पहला तत्व है लिथियम और जो आखिरी है तीसरा है पोटेशियम, इसके द्रव्यमान का जो औसत हम निकालेंगे तो ये लगभग सोडियम के बराबर आएगा। लिथियम का जो द्रव्यमान होता है वो 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अगर हम इसका औसत निकालें तो हमारे पास निकल कर आएगा 23, और 23 जो द्रव्यमान है ये सोडियम का होता है, 23 ही द्रव्यमान है जो सोडियम का होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो पहला और तीसरा तत्व है इसका एवरेज बीच वाले के बराबर है। तो ऐसा डोबेराइनर ने कहा था, लेकिन ये 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे, तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रतिबल का भार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अब देखो ये प्रतिबल का भार का मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल जो पूछना चाह रहा है ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि क्या पूछना चाह रहा है। जो आपका दबाव होता है यानी कि प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है। बल बट्टे में क्षेत्रफल, इसी को आप और अच्छे से अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स और बट्टे में एरिया, यानी कि लंबवत बल और बट्टे में क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है, इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट बोल दो या फिर प्रणोद बोल दो, हिंदी में प्रणोद बोलते हैं। थ्रस्ट और बट्टे में एरिया होता है। तो यहां सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये दबाव है, जो ये दाब है, ये किस पर निर्भर करता है? हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल है अगर हम उसको बढ़ा दें तो उस पर लगने वाला दबाव कम हो जाएगा। एक दुकान 1 महीने में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? देखो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखो कि यूनिट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। यूनिट ऊर्जा का मात्रक होता है, वो भी व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा। जूल हमारा यहाँ पर एसआई मात्रक है, लेकिन किलोवाट आवर या फिर यूनिट बोल दो तो ये व्यावसायिक यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। आपके घरों में जो बिजली बिल आता होगा वो भी यूनिट में आता होगा कि महीने में आपने कितना यूनिट खर्च किया, उसके हिसाब से जो यूनिट का रेट होगा, जो भी 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये कुछ भी हो, उसके हिसाब से आप बिल पे करते हैं। तो एक दुकान वाले ने 1 महीने में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया, यानी कि इतना उसका खर्च रहा बिजली का। 1 यूनिट में इतना जूल है तो 250 यूनिट में आप निकाल सकते हो। 250 यूनिट बोले तो 250 किलो वाट आवर, यानी कि 250 और गुने में 3.6 इंटू में 10⁶। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा डी। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो अब देखो यहां समाधान, ये रेलवे बोर्ड का अपना स्पेशल टर्म है, ठीक है। यहां सवाल आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सोडियम सल्फेट है,
सोडियम सल्फेट बोलते हैं Na2SO4 को। इसका अभिक्रिया कराया गया बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो क्या बनता है? यहां देखो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इंपॉर्टेंट है ये जो अभिक्रिया है ये है आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज किस प्रकार से होते हैं यहां पर ये देख लो। यहां पर जो हमारे आयन्स हैं यानी कैटायन और धनायन, कैटायन और एनायन, ये आपका Na+ और SO4 2-, यहां आपका हो जाएगा Ba+2 और Cl-। यहां पर आप देखो इसका जो कैटायन है, सोडियम सल्फेट का जो कैटायन है, ये जा चुका है बेरियम क्लोराइड के एनायन के साथ और बना लिया यहां पर NaCl। सोडियम सल्फेट का जो एनायन है और बेरियम क्लोराइड का जो कैटायन है, ये एक साथ मिलकर बना लिया बेरियम सल्फेट। तो यहां पर क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसका आयन ये ले लिया, इसका आयन ये ले लिया। सोडियम क्लोराइड नमक, ये तो आप जानते ही हो, जल में घुल जाते हैं। ये क्या होता है, ये जल में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होता है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जबकि ये सॉल्युबल होता है। आप जानते ही हो नमक तो घुलते हो ना पानी में, तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, घुलनशील होता है, जबकि बेरियम सल्फेट नहीं होता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसे हम बोलते हैं कि ये PPT है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, व्हाइट PPT। हम इसको डाउन द एरो से दिखाते हैं। जो गैस होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं और जो जल में नहीं घुलते हैं उसे हम डाउन द एरो ऐसे दिखाते हैं। तो ये बेरियम सल्फेट है जो कि व्हाइट कलर का PPT है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। PPT का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि ये जल में नहीं घुलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनता है। यहां देखो दिखाया गया है कि ये सोडियम सल्फेट था, इसमें बेरियम क्लोराइड था, इस दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखो यहाँ पर व्हाइट PPT बना बेरियम सल्फेट का, व्हाइट PPT बना, यानी कि ये घुलेगा नहीं, ये जाकर के इस प्रक्नली ट्यूब के अंदर क्या है, नीचे बैठ जाएगा। निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। आपको बताना है इन तीनों को पढ़ करके इनमें से कौन सही है। ये सभी तत्व धातु है, तो देखो हाइड्रोजन वाला पहले ही कट जाएगा क्योंकि इनमें क्या है, अधातु है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आओ आप, इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है। तो एक वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो एक है, तो ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व के पास होता है। ग्रुप नंबर 1 के तत्व कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ऊपर में लिखो पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब। और इसे हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली धातु। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अल्कली धातु, ये बी। दूसरा देखो क्या लिखा था, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये आप जानते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सोडियम, पोटेशियम ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें हीट इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है जिससे कि इसमें आग पकड़ लेता है। तो ये सारे तत्व क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल होता है। मुक्त रूप से गिरना का मतलब हुआ फ्री फॉल। देखो जब भी हम फ्री फॉल बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु नीचे गिर रहा है उस पर केवल और केवल एक ही बल काम करता है, वो है ग्रेविटी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु पर केवल और केवल पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल ही वहां पर काम कर रहा है, दूसरा कोई भी बल वहां पर काम नहीं करेगा। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में, वास्तविकता में ऐसा तो होता नहीं है। मान लो ये सेब है, सेब को आप किसी हाइट से गिरा रहे हो तो नीचे ठीक है गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ हवा है, इसके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये जो हमारा एयर होता है ये भी इसके ऊपर बल लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में, यानी हवा जो है उसको नीचे गिरने नहीं देना चाह रहा है, जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इसे नीचे की ओर खींच रहा है। तो वास्तविकता में ये होता है कि ऊपर की ओर भी बल काम करता है, नीचे की ओर भी बल काम करता है। तो अगर हम निर्वात में गिराएं तो वस्तु पर केवल और केवल एक ही बल काम करेगा, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, वास्तविकता में मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे ये जो बैटरी है यहां से मान लो 10 एम्पियर का करंट निकला, 10 एम्पियर का करंट निकला, तो देखो यहां से भी 10 एम्पियर जाएगा, यहां से भी 10 एम्पियर जाएगा, यहां से भी 10 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टर्स जो है R1 R2 ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहां से होते हुए 10 एम्पियर का ये जो करंट है ये यहां पे पहुंचा। अब देखो ये जो R3 और R4 है ये समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो होगा यहां पर ये कि कुछ इस 10 एम्पियर में से इस R3 के अंदर चला जाएगा और कुछ चला जाएगा R4 के अंदर, यानी यही 10 एम्पियर जो है ये बट जाएगा।
हो सकता है कि मान लो इधर 5 एम्पियर चला जाए और इधर 5 एम्पियर चला जाए, हो सकता है कि इधर 6 एम्पियर चला जाए, इधर 4 एम्पियर चला जाए। तो किस में कितना जाएगा ये डिपेंड करता है यहाँ पर R3 और R4 के वैल्यू पर। यहाँ पर आपको बस केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं उसमें धारा का मान बराबर होता है, जो पैरेलल में लगे होते हैं उसमें धारा का मान बराबर नहीं होता है, उसमें धारा का मान बढ़ जाता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन है के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कौन सी ग्रंथि बनाती है? ये कौन सी ग्लैंड बनाती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देख लो, गले में है, ट्रैकिया के ऊपर, गले में है, ट्रैकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है इसके बारे में ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, ये मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे हम, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कौन कौन से ये हार्मोन्स बनाते हैं? एक तो आपने देखा कि थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के दो फॉर्म्स होते हैं, T3 एंड T4। ये RRB जेईई में पूछा जा चुका है, T3 एंड T4। तो ये जो T4 है ये 90% से भी ज्यादा बनता है। सबसे ज्यादा जो है थायरोक्सिन हार्मोन का ये वाला जो फॉर्म है T4 ये बनता है 90% से भी ज्यादा। तो RRB जेईई में आई थिंक सवाल पूछा गया था कि T4 क्या है, और विकल्प में दे रखा था इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इस तरह से। एक और हार्मोन है जो ये ग्रंथि बनाती है, वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये भी जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ये जो कैल्सीटोनिन है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैल्शियम के लेवल को कम करता है। अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम है तो उसे हड्डियों में अवशोषित करवा देता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको प्रॉपर तरीके से बनने के लिए आयोडीन चाहिए। हमारा आंसर यहां पर आयोडीन हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब जो माता पिता होते हैं वो शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब यहां पर समझो आप शुद्ध प्रजनन, या फिर शुद्ध का मतलब यहां पर समझो आप, मेंडल ने कहा था F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल टॉल ही आएगा, क्योंकि टॉल वाला डोमिनेंट होता है। टॉल ही आएगा, सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि केवल डोमिनेंट ही आएगा। F1 जनरेशन के अंदर जो भी प्रोजनी होते हैं, जो भी संतान उत्पन्न होते हैं, पैदा लेते हैं, वो सारे के सारे प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जैसे हाइट में देखो, हाइट में कहा था मेंडल ने कि जो टॉल होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। तो उन्होंने जो पेरेंटल जनरेशन लिया था, यानी जो माता पिता उन्होंने लिया था वो शुद्ध लिया था। शुद्ध देखो, कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ होता है वो हमेशा शुद्ध ही होता है। कैपिटल वो चाहते तो कैपिटल टी या स्मॉल टी भी ले सकते थे, लेकिन ये शुद्ध नहीं बोलेंगे हम इसको हम अशुद्ध बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यानी दोनों एलिल्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है। तब यहां पर जो निषेचन होगा या फिर बोल दो पोलिनेशन होगा तो F1 जनरेशन मिलेगा और वहां पर सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। सोचो अगर इस कैपिटल टी के जगह पर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले ले, तब F1 जनरेशन के ही अंदर जो है हमें केवल टॉल नहीं मिलेगा, केवल डोमिनेंट वाला नहीं मिलेगा, वहां पर ड्वार्फ भी मिल जाएगा हमें। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। ऐसा तभी होगा जब माता पिता में शुद्ध प्रजनन हो, या फिर बोल दो माता पिता जो ये प्योर हो। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को डैश मुलायम करती है। तो ज्वाइंट पर आप जानते हो दो हड्डियां आपस में आकर के मिलती है, दो हड्डियां आपस में जहां पर मिलती है उसी को हम ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन वो दोनों हड्डियां जो है आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है। वरना क्या है, जो हमारा एल्बो है, जो केहूनी है, जो घुटना है, या फिर जहां भी आप क्या है ज्वाइंट्स पर आप हड्डियों को मूवमेंट कर पाते हो, वो नहीं हो पाता अगर दोनों हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती। तो ये जो हम मूवमेंट कर पाते हैं ज्वाइंट्स पर बड़ी ही आसानी से, वो इसलिए क्योंकि यहां पर देखो कार्टिलेज होता है, ये एक हड्डी है, ये एक दूसरी हड्डी है, और यहां पर देखो ये है कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज है ये हड्डी इतना मजबूत नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होता है। तो हमारा आंसर यहां पर कार्टिलेज हो जाएगा। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। यहां इस वाले पिक्चर में देखो आप, ये मसल है, ये बोन है। इस मसल और बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर टेंडन यानी कि कंडरा। टेंडन ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोन है, इस वाले बोन और इस वाले बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो मसल से बोन को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो है टेंडन, और
बोन से बोन को जोड़ने वाला, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है वो है लिगामेंट, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है, ये एक्चुअल में सवाल है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 होता है। इस बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्टरिक एसिड मिलाएंगे, टार्टरिक पाउडर मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है CaOCl2, CaOCl2, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह है और 7 आवर्त है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट्स थे, जिनमें पीरियड्स थे टोटल, यानी कि आवर्त थे टोटल 6 और ग्रुप्स टोटल 8। डैश सबसे हल्की धातु है, यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर पूछा है आपसे मेटल। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे जो हल्की धातु है वो है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु भी है और लिथियम ये फर्स्ट मेटल भी है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये फर्स्ट मेटल भी है, पहली धातु भी है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर और सबसे हल्की धातु भी है। पूरे आवर्त सारणी में अगर हम धातु अधातु सबको मिलाते हुए पूछे तो सबसे जो हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ये हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है, या फिर बोल दो पहला अधातु है, और लिथियम पहला धातु है। डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक यानी सीमेंट जो है मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। यहां देखो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसको हम लोग चौक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288, तो यहां आवृत्ति की जगह पर आप समझेंगे विन्यास, ठीक है, विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 288 है वाला एक तत्व तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ग्रुप 1 होगा, 2 है तो ग्रुप 2 होगा। जैसे ही 2 से ज्यादा हुआ हम उसमें 10 ऐड कर देंगे, वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे यहां देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था, हमने इसमें 10 ऐड कर दिया, 18 हो गया, यानी कि ग्रुप नंबर 18, सी हमारा राइट आंसर। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता, 2 से ज्यादा है ना, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, 13 आएगा, यही ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन 1 हुआ तो आप उसको 11 नहीं करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 होगा तो ग्रुप नंबर 2 होगा, 2 से ज्यादा हुआ तब हम 10 ऐड करके ग्रुप नंबर बता देंगे। हवा में और घनत्व माध्यम में, आप देखो यहां पर फिर से घनत्व माध्यम, आपने कभी पढ़ा है घनत्व माध्यम? यहां घनत्व का मतलब आपको समझना है सघन, सघन माध्यम, इसी को बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो हवा में और घनत्व माध्यम में यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की गति में अंतर इस प्रकार है। हवा से जब प्रकाश की किरण जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके गति में अंतर आता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये सवाल हर स्टूडेंट के लिए इग्नोर कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प है ये एक भी उचित नहीं है, एक भी सही नहीं है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसके गति में अंतर होता है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के OH है। OH ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कोहल का, अल्कोहल का। और जो भी अल्कोहल होता है, जो भी अल्कोहल होता है उसमें सफिक्स के तौर पर यानी कि जो नाम होगा उसके अंत में आपको ओल दिख जाएगा, ओल, ऐसे। यहां देख लो ब्यूटेनॉल, ब्यूटानॉल लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में ओल लगा हुआ है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल हो गया। मेथ 8 प्रो ब्यूटेनॉल हो गया। ये एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो एथेनोइक एसिड लिखा हुआ है इसी को एथेनोइक एसिटिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड आपका होता है H2CO3, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक एसिड है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये एथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक अम्ल है, ये तो कार्बनिक अम्ल है, लेकिन ये अकार्बनिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड है, H2CO3। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड
एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। गतिशील ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का मान 30 हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि 10 गुने में 10, ये 15 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, 1500 जूल। कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। देखो, एक तो प्लांट होता है जो सीड होता है, बीज होता है, उससे उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन होता है, बीज उत्पन्न होता है और उसी बीज से नया प्लांट उत्पन्न होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। लेकिन ऐसा भी तो होता है, जैसे कि प्याज है आपका, तो प्याज ये तो तना है, रूपांतरित तना है, उस प्याज से भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे का डंडी काट लो और गमले में जाकर के लगा दो, वहां से भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो एक तो होता है कि बीज से उत्पन्न हुआ, दूसरा होता है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, ये सब जो होते हैं, यहां से भी नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इससे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी प्लांट के पार्ट से नए प्लांट को ग्रो करवाना, इसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। यहां देखो एक बड का निर्माण हुआ। ये जो बड है ये टूट करके नीचे जब गिरेगी जमीन पे, तो वहीं पर जहां पर ये गिरती है ये एक नया प्लांट में ग्रो कर जाती है। तो यहां आपने क्या देखा, पत्तियों से नया प्लांट यहां पे ग्रो कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, ये आपको किताब में मिलेगा। कायिक प्रवर्धन ये आपको किताबों में नाम मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये रेलवे बोर्ड में पूछा गया सवाल है जहां गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग किया जाता है, तो यहां देखो वनस्पति प्रचार मिलेगा आपको। वनस्पति प्रचार, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा प्रचार, किताबों में इसके स्थान पर क्या मिलेगा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सी हमारा राइट आंसर। यहां ध्यान में रखना, वनस्पति प्रचार लिखा हुआ, इसका मतलब कायिक प्रवर्धन। एक समतल दर्पण के लिए छवि है, तो आप जानते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो आभासी होती है, सीधी होती है, पार्श्वतः उल्टी होती है, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड होती है, और वस्तु के आकार के बराबर ही होती है। ये हमारा राइट आंसर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, P = m × v। बी हमारा राइट आंसर। डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो यहां देखो आप, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये आपको मिल जाएगा माउथ में, बकल कैविटी में। ये आपको मिल जाएगा एल्वियोलाई में, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है उसमें। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। यहां देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो जो आपकी त्वचा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, ये मिल जाएगा इंटेस्टाइन में। आपने विलाई, माइक्रोविलाई ये सब सुना होगा छोटी आंत के अंदर। तो जो विलाई होता है ये एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उसी का पार्ट होता है। उसके बाद देखो सिलेटर, एग्जाम के अंदर ये सिलेटर ही लिखकर आया था, बट ये सिलेटर नहीं होगा, यहाँ पर सिलिएटेड होगा। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये आपको मिल जाएगा महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि डिंब वाहिनी नलिका में। और ये आपको मिल जाएगा किडनी के अंदर, किडनी में जो नलिका है, किडनी ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर। तो ये सारे जो है आप ध्यान में रखिएगा। घनत्व माध्यम, फिर से यहां पर घनत्व माध्यम का मतलब आप समझेंगे सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जब प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पाथ से विचलित हो जाती है। अगर वो विदलन माध्यम से, जैसे मान लो ये है एयर और ये है जल, वाटर। एयर का जो ये अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, RI होता है, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये 1.0003 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जल का होता है 1.33। जल का होता है 1.33। तो जिसका अपवर्तनांक कम हो गया उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम बोले तो रेयरर मीडियम, और ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम। ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, देखो अभिलंब की ओर झुक गई। अगर ये नहीं झुकती तो ये ऐसे सीधे निकल जाती, बट देखो अभिलंब की ओर झुक गई है। ये इसको बोलते हैं अपवर्तन। अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें से हमें एक विकल्प चूज करना है। तो जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो है डी। यानी कि कम विकसित जानवरों और पौधों में। देखो ऐसा नहीं है कि केवल कम विकसित जानवरों और पौधों में ही होता है। कायिक प्रवर्धन पिछले ही वीडियो में आपने देखा था,
कि तने से, पत्तियों से नए प्लांट ग्रो करवाए जा सकते हैं। जैसे कि प्याज है, आलू है, जो भी रूपांतरित आप तना पढ़ते हो उन सब से एक नया प्लांट ग्रो करवाया जा सकता है। गुलाब का पौधा है, उसके एक तने को काट लो और मिट्टी में उसको लगा दो, वो सब कुछ दो जो एक प्लांट को उगने के लिए चाहिए, तो वहां पर भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उच्च पादपों में नहीं होता है, केवल कम विकसित पादपों में ही होता है। लेकिन यहां पर आपको एक विकल्प चूज करना है, तो हम लोग यहां पर इवोल्यूशन के नजरिए से सोचेंगे, इवोल्यूशन के नजरिए से, विकास के नजरिए से सोचेंगे कि पृथ्वी पर जब लाइफ आना स्टार्ट हुआ उस समय जो भी जीव थे वो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही साधारण जीव थे। बैक्टीरिया आए सबसे पहले, तो उनमें क्या होता था, अलैंगिक प्रजनन होता था। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, अलैंगिक प्रजनन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो एडवांस होते चले गए, जो भी जीव आए वो एडवांस होते चले गए, उनमें इवोल्यूशन हुआ, तब अलैंगिक प्रजनन से वो लैंगिक प्रजनन करना स्टार्ट किए। इस प्रकार से आपको यहां पर सोचना होगा। हमारे लिए यहां पर क्या होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा उसके साथ हम जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा हमें उसके साथ जाना पड़ता है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसका इस्तेमाल सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहां देखो काफी सारे केमिकल सब्सटेंस है जिनका उपयोग किया जाता है सुखाने वाले एजेंट के रूप में। सुखाने वाले एजेंट के रूप में यानी कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट बोल दो या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोल दो। ये सब्सटेंस करते क्या है, वातावरण में जो नमी होते हैं उसको ये सोख लेते हैं। आपने सिलिका जेल का पैकेट देखा होगा, जब आप सामान वगैरह मंगवाते हो ऑनलाइन तो उसके अंदर सिलिका जेल का पैकेट होता है, सिलिका जेल का पैकेट होता है, आप देखते होंगे। जैसे मान लो आपने कोई शू मंगवाया, आपने जूते मंगवाए, उसमें देखना सिलिका जेल का पैकेट होगा। वो इसीलिए होता है ताकि उस जूते के अंदर जो भी नमी हो उसको ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले और वो जूता खराब ना हो जाए, इसीलिए होता है। तो जहां भी देखो सिलिका जेल रखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि वहां से मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित करने के लिए उसको वहां पर रखा गया है। तो ये सारे पदार्थ हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि वातावरण में उपस्थित नमी को ये अवशोषित कर लेते हैं। यहां देखो एक लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारा आंसर यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। शीतल पेय में शामिल है, शीतल पेय बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब जो आप पीते हो। शीतल पेय में आप जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और उसमें जल तो होता ही है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड ये इमली के अंदर होता है, टार्ट्रिक एसिड ये इमली के अंदर होता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया यानी कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में होगा। ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटर में मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटर में मिलेगा। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या फिर वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लिनियस को, कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया आपसे पूछ दे तो आपका आंसर क्या होगा, लिनियस होगा। इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण में एक दिया था प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ये प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, ये 2 किंगडम्स इन्होंने दिया था कार्ल लिनियस ने। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कभी पूछ दे सिस्टमा नेचुरे जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर आपका कार्ल लिनियस होगा। डैश एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है। जैसे एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, अणु लेता हूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये HF है, ये एक कोवेलेंट बाउंड है, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर साझेदारी है। अब वो फ्लोरीन जो है ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है या फिर बोल दो जो प्रॉपर्टी है, गुण है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तो आप ध्यान में रखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। वो क्या है, फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है क्लोरीन के पास। तो ये दोनों अंतर आप ध्यान में रखना, फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये पूरी तरह से अपने अंदर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने की क्षमता क्लोरीन के पास सबसे अधिक है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है फ्लोरीन के पास। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनीकरण ऊर्जा ये हीलियम के पास है, और सबसे कम है सीजियम के पास। डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। हमारे आंखों में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। और जनरली जो आप आंखों पर चश्मा देखते हो किसी के पास, अगर वो पावर वाला है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो फिक्स होता है। उस चश्मे का जो फोकल लेंथ है, उस चश्मे में जो भी लेंस लगा हुआ है उसका जो फोकल डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे आंखों में जो लेंस है वो अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो ग्लास का तो है नहीं, तो वो अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, और ये चेंज होता है सिलियरी बॉडी की मदद से।
ये सिलियरी बॉडी की मदद से यही आपसे पूछा गया है कि फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, यानी कि फोकल डिस्टेंस को चेंज करने में मदद करता है। ये है सिलियरी बॉडी। ये देखो जो पूरा आईबॉल आपको दिखा रखा है, जो कि लगभग स्फेरिकल है, लगभग गोल है। इसका आपसे डायमीटर पूछा जा सकता है। डायमीटर बोले तो व्यास, अगर पूछ दे तो आंसर आपका 2.3 सेंटीमीटर होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। जो आईबॉल है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर लगभग में। यहां देखो आंखों का रंगीन भाग आइरिस होता है, हिंदी में परितारिका बोलते हैं। लेंस मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इमेज कैसा बनता है? इमेज बनेगा रेटिना के ऊपर। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। रियल यानी कि वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ब्रेन के द्वारा इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा किया जाता है। ये देखो कॉर्निया है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में इस पूरे आईबॉल को दान नहीं किया जाता है, नेत्रदान में इस कॉर्निया को दान किया जाता है। और प्रकाश की किरण जब हमारे आंखों में प्रवेश करती है तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन होता है वो कॉर्निया पर ही होता है। यानी प्रकाश की किरण हमारे आंखों में जानी है तो सबसे पहले उसके रास्ते में कौन मिलेगा? कॉर्निया। और सबसे ज्यादा जो अपवर्तन है, सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया पर ही होता है। ये स्क्लेरा है जिसे हम श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल बोलते हैं। ये अपारदर्शी होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। अब देखो यहां सामर्थ्य का मतलब आपको कार्य लेना है, ठीक है। सामर्थ्य का मतलब यहां पर आपको कार्य लेना है। जब हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी एनर्जी को उस वस्तु में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारा आंसर यहां पर ऊर्जा हो जाएगा। जैसे हम किसी वस्तु को जमीन से उठा करके किसी हाइट पर लेकर के जाते हैं तो हमने उस वस्तु पर कार्य किया, और जो हमने कार्य किया वही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। तो एक्चुअली हमने क्या करा? अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर किया, जो कि अब उसके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। उसमें बताना है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का हम मास लिखेंगे, ऊपर में द्रव्यमान लिखेंगे और नीचे में टोटल मास लिखेंगे। टोटल मास लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमें चाहिए। अब यहां पर हमें सबसे पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, टोटल का। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका मास होता है 27। इसका मास होता है 27। क्योंकि यहां पर 2 एल्यूमिनियम है तो हमारा मास यहां पर 54 होगा। उसके बाद सल्फर देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 32। और यहां पर 3 सल्फर होगा क्योंकि यहां देखो ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है। तो यहां हमारा हो जाएगा 6 और ये 9। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो 16 इंटू में 12 होगा। यहां पर 4, यहां पर देखो 4 एटम्स यहां पर है और ब्रैकेट के बाहर 3 है। इसका मतलब टोटल 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो यहां हमारा हो जाएगा 192। टोटल मास हम यहां पर निकालेंगे। टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 2 12, 5 9 14, 14 और 9 23, 24, फिर 1 और 2 3, 342, 342। 342 है। ऑक्सीजन का मास देखो कितना है? 192। टोटल मास 342। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व करके देखिएगा 56.1% आएगा। 56.1% आएगा। सॉल्व करके आप एक बार देख लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 सेंटीमीटर, यहां पर 10 मीटर कर देना, वैसे सेंटीमीटर करोगे तो भी आंसर एक इसमें से आ जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में मीटर दे रखा था। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर हमारा क्या होता है? कार्य बराबर हमारा होता है बल और गुने में विस्थापन। यह फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब बल की जो दिशा है वही विस्थापन की दिशा हो। तो जिस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का बल लगाया उसी डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी ये ट्रॉली डिस्टेंस कवर करता है। तो बल हमारा 50 है, विस्थापन 10 है, तो 500 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। 500 जूल हो जाएगा। यहां पर आप मीटर कर लेना। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। हाफ m का मान 10 दे रखा है और v का मान हमारे पास 2 है। तो 2 और गुने में 2, 1 2 से 1 2 खत्म। आंसर हमारा 20 जूल हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। यहां पर आप काट दो इस अणु को। ये बोर्ड में अणु दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, बट यहां पर एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम होगा। अब बताना है इनमें से कौन है तत्वों में सबसे बड़ा एटम। तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, यानी धातु से जब हम अधातु की तरफ आते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम बाएं से दाएं आते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो साइज में कमी आती है। यानी जो एटम का साइज है वो घटते चला जाता है। और ये आपको लगाना है नियम ग्रुप नंबर
17 तक, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप तक। तो यहाँ आप देखो हाइड्रोजन तो भाई सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद देखिए आप लिथियम हमारा आएगा मेटल साइड, और उसके बाद ऑक्सीजन है अधातु साइड में, और उसके बाद फ्लोरीन। तो जब हम ऐसे जाएंगे एटम का साइज क्या होगा, छोटा होने वाला है। यहाँ पर एटम का साइज छोटा होगा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, लिथियम। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। स्किन के नीचे और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वसा उत्तक हम बोलते हैं हिंदी में एडिपोज टिश्यू को। जो चर्बी आप बोलते हो वो चर्बी एडिपोज टिश्यू ही होता है। आवधिक सारणी की अवधि 4 में। अब देखो यहाँ पर आवधिक सारणी आप कभी देखते हो क्या किताबों में? आवर्त सारणी होगा यहाँ पर। आवर्त सारणी की आवर्त 4 में, आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? देखो जो आवर्त 1 है उसमें है हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक, 2 ही तत्व है। आवर्त संख्या 2 में लिथियम से लेकर के है नियोन तक। इधर हमारा हो जाएगा निष्क्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 के तत्व, ग्रुप नंबर 18 के तत्व। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 का तत्व। आवर्त 3 में आ जाओ, सोडियम से लेकर के आर्गन तक। आवर्त 4 में आ जाओ, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक। तो हमारा आंसर यहां पर क्रिप्टन हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रदीप्त गैस यानी कि इल्यूमिनेटेड गैस। इल्यूमिनेटेड गैस, तो इल्यूमिनेटेड गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है C2H2 को। C2H2 को यानी कि CH ट्रिपल बाउंड CH, C2H2 इथाइन। इथाइन आपके एग्जाम में टिक किया गया है प्रोपेन को, बोर्ड वाले की तरफ से प्रोपेन इसका आंसर दिया गया, बट इथाइन होगा। यह है सिगरेट लाइटर। इस सिगरेट लाइटर के अंदर भी गैस भरी जाती है ब्यूटेन को। ब्यूटेन गैस को ही लिक्विफाई करके इसके अंदर भरी जाती है, यानी कि कंप्रेस करके संपीड़ित करके ब्यूटेन गैस को इसमें भरी जाती है। तो सिगरेट लाइटर के अंदर पूछ दे तो आंसर आपका ब्यूटेन होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये LPG का मुख्य घटक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। सिगरेट लाइटर के अंदर आपको मिलेगा ब्यूटेन गैस, और इल्यूमिनेटेड गैस के रूप में इथाइन का इस्तेमाल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। एक कार है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या है? त्वरण बराबर होता है हमारा v - u और बटे में t होता है। हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो कि SI मात्रक है त्वरण का। तो एक एक वैल्यू जब हम सवालों में पुट करेंगे तो SI मात्रक में पुट करेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 5/18 से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ऐसे यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी v हमारा हो गया 20, u हमारा हो गया 5, और समय दे रखा है 5 सेकंड, यानी कि 15 और बट्टे में 5, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। अब देखो एग्जैक्ट सवाल मान लो यही रिपीट हो जाए तो बोर्ड वालों ने इसका आंसर नैनोमीटर दिया है, तो आप नैनोमीटर को टिक मार दोगे। लेकिन परमाणु त्रिज्या को मीटर में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जा सकता है, किसी में भी मापा जा सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि हम परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में ही मापेंगे। ये कोई नियम नहीं है कि परमाणु त्रिज्या को हम लोग केवल नैनोमीटर में मापेंगे। परमाणु त्रिज्या को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर सारे में मापा जाता है। आप किसी किताब में देखोगे एंगस्ट्रम के अंदर, किसी में देखोगे मीटर के अंदर, किसी में देखोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो ये किसी में भी मापा जा सकता है। तांबा सल्फेट के विलयन में यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर डैश विस्थापित होता है। तो ये लगाकर चौथी बार है जो ये सवाल आपके सामने आ रहा है, लगातार चौथी बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जस्ता मिलाएंगे तो कौन विस्थापित होगा? ये विस्थापन अभिक्रिया होता है ना, कौन विस्थापित होगा? तांबा। तांबा को भगा देगा जस्ता। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? देखो ये व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर चट्टान है, इसने ताली बजाया तो ध्वनि जो तरंग है ये यहाँ से चल करके यहाँ पर गई और फिर यहाँ से टकरा करके इसके कानों पे आई। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ है वहां से इस चट्टान की दूरी x है। तो ध्वनि तरंग पहले यहाँ से, जब ये ताली बजाया तो यहाँ से चल करके यहाँ पर गई, तो x डिस्टेंस चली, फिर टकरा करके इसके कानों के पास आई तो x डिस्टेंस चली। टोटल डिस्टेंस कितनी चली ध्वनि तरंग? 2x चली। और हमें चाहिए दूरी, यानी हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो दूरी बराबर समय और गुने में चाल होता है। दूरी बराबर समय और गुने में चाल होता है, यानी 2x बराबर समय हमारा 6 है
और चाल हमें ये लेना है 346 हमें ये जो साउंड की स्पीड है वो लेनी है 346 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से x आ जाएगा 6 इंटू 346 और डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 346 ये हमारा निकल कर आएगा 1038 मीटर, 1038 मीटर। सी हमारा राइट आंसर। 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है। इस सवाल को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही आंसर ए मार सकते हो। स्थितिज ऊर्जा है, आंसर जूल में आएगा। देखो यहाँ कूलम दे रखा है, यहाँ वाट दे रखा है, यहाँ न्यूटन दे रखा है, तो ये सब तो कोई चांस ही नहीं है। एक ही विकल्प है जिसमें जूल है, वो है ए। तो बिना सॉल्व किए आप इसको टिक मार सकते थे। वैसे आप इसको बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m का मान 20 दे रखा है, g का मान 9.8 लेना है और h का मान 8 लेना है। सॉल्व करके देखना, ये आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनेडा समूह से संबंधित नहीं है? किंगडम मोनेडा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला हमारा किंगडम है वो है किंगडम मोनेडा, जिसके अंदर जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसके अंदर देखो बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल हम जिसे बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है किंगडम मोनेडा के मेंबर है। यहाँ जो डाई एटम देख रहे हो ये है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत के ये सदस्य है डाई एटम। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किंगडम मोनेडा समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है ये, तो इसका आंसर बोर्ड वालों की तरफ से माइकोप्लाज्मा को टिक किया गया है। बोर्ड वालों ने इसका आंसर माइकोप्लाज्मा दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर डाई एटम होगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप याद रख सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका कभी पूछ दिया आपसे तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, और ये किंगडम मोनेडा का मेंबर है। तीसरे शेल में यानी कि एम शेल में यानी कि n बराबर 3, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से हम लोग जानते हैं 3² यहां पर कितना हो जाएगा 18, 3 3 जा 9 इंटू 2 18। सी हमारा राइट आंसर। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा बोले तो मेंस्ट्रुएशन जो महिलाओं के अंदर होता है 12-13 साल के बाद से, यानी प्यूबर्टी के बाद से मेंस्ट्रुएशन, जिसे आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो गर्भाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यूबर्टी के बाद हर महीने जो गर्भाशय होती है उसकी दीवारें जो है मोटी हो जाती है, उसकी दीवारें मोटी हो जाती है और वहां पर नए नए ब्लड वेसल्स बनने लग जाते हैं। वो इसलिए ताकि जब निषेचन हो जाए तो जो जाइगोट होगा उसे गर्भाशय में ही आना है, गर्भाशय की दीवारों में सेट हो जाना है, और वहीं पर 9 महीने तक क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, ब्लड वेसल्स वहां पर बढ़ जाते हैं ताकि ब्लड फ्लो वहां पर इंक्रीज कर जाए, ताकि जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप होगा उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन सब मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, ये सारी चीजें मिल सके। इसीलिए वहां पर क्या है कि नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं और ब्लड फ्लो वहां पर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है, कोई जाइगोट नहीं बनता है, तो यही जो गर्भाशय है ये संकुचित हो जाती है। संकुचित इसलिए होती है ताकि जो ब्लड वेसल्स बने हैं, जो दीवारें जो मोटी हो चुकी है, वो फिर से क्या हो? टूट फूट जाए, पूरा टूट फूट जाए, और ये सारे क्या है? ब्लड के साथ बाहर आ जाए, योनि से बाहर आ जाए। इसीलिए ऐसा होता है, और ये हर महीने होगा, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हर महीने स्टार्ट होगा और इस तरह से कंप्लीट होगा। हर महीने गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं और फिर वो टूटते हैं। जब निषेचन हो जाएगा, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब ये स्टॉप हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं? परमाणु संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होगा। कितने शेल है? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 शेल है। ए हमारा राइट आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये 13 मिलेगा, यानी ग्रुप नंबर 13 का ये तत्व है, और ये तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। एन की परमाणु संख्या 7 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, यानी नाइट्रोजन जो परिवार है, नाइट्रोजन जो फैमिली है, उसमें जो तीसरा तत्व है उसकी परमाणु संख्या कितनी है? यहां आप देखो, यह है नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 15 का तत्व है, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे हम इस पूरे को, और यहां पर हमें आर्सेनिक एटॉमिक नंबर चाहिए था, जो कि यहां पर लिखा हुआ है 33। तो यहां आप ध्यान से देखिए, ये पीरियड नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और हाइड्रोजन हीलियम ही 2 तत्व हैं पीरियड नंबर 1 में, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है। वो वैसे भी लोगों को याद रहता है। आवर्त 1 में हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 ही तत्व है। अब देखिए आप, आवर्त संख्या 2 से 3 में आना है तो हम 8 जोड़ेंगे, 3 से 4 में आना है तो हम लोग 18 जोड़ेंगे, 4 से 5 में आना है तो भी 18 जोड़ेंगे, 5 से 6 में आना है तो 32 जोड़ेंगे, और 6 से 7 में आना है तो भी 32 जोड़ेंगे। देखो यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 दे रखा है,
ये आवर्त 2 का तत्व है। नाइट्रोजन के ठीक नीचे वाला तत्व आवर्त 3 में आता है। तो इसका परमाणु संख्या आपको चाहिए तो आप 8 जोड़ दो, 8 जोड़ोगे 7 में 15 आ जाएगा। अब ठीक इसके नीचे वाला जो तत्व होगा वो आवर्त 4 में आएगा, तो उसका परमाणु संख्या आपको निकालना है तो 18 जोड़ दो। तो जैसे ही 18 जोड़ोगे 33 आ जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे वाला का चाहिए तो आप और जोड़ दो 18, उसमें 51 आ जाएगा। फिर इसके नीचे चाहिए 32 जोड़ दो, फिर इसके नीचे चाहिए 32 जोड़ दो। मतलब आपको नहीं मालूम है कि आर्सेनिक है या फिर क्या है, आपको जस्ट एटॉमिक नंबर चाहिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं या फिर ब्लड कर्पसल्स जो होते हैं, ये आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। सबसे बड़ा साइज में डब्ल्यूबीसी होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा साइज में डब्ल्यूबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी जो इसका एक टाइप है मोनोसाइट। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। डैश का पीएच कागज यानी पीएच पेपर के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। डैश का पीएच हमारा आंसर हो जाएगा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सवाल दूसरी बार आपके सामने है। इससे पहले भी एक सवाल आया हुआ था जिसमें पूछा गया था कि पीएच पेपर का रंग नहीं बदलेगा किसको डालने पर। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट है तो पीएच पेपर का रंग नहीं चेंज होगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। श्वसन वर्णक बोले तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये कौन है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं यहाँ देखो, एक तो हीम है और दूसरा है ग्लोबिन। ये जो हीम है ये उस पार्ट को बोलते हैं जिसमें आयरन होता है। आप जानते हो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन धातु। और ये होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है। और हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पार्ट है, यानी वो भाग जिसमें आयरन है। तो हीमोग्लोबिन हमारा आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। पूरे आवर्त सारणी में कमरे के तापमान पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर या फिर बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में है वो है मरकरी। अगर हम अधातु की बात करें तो वो है ब्रोमीन। धातु में मरकरी और अधातु में ब्रोमीन। अब ये जो गैलियम धातु है ये कमरे के तापमान पर तो द्रव अवस्था में नहीं है, बट अगर हम इस गैलियम धातु को अपने मुट्ठी में पकड़ ले, अपने हथेली पर डाल करके हम उसको मुट्ठी में पकड़ ले तो ये धातु जो है ये पिघल जाती है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग जो है वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज मापने के लिए बोल दो या फिर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। इस वोल्टमीटर को सर्किट में लगाया जाता है पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में। और विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एमीटर को लगाया जाता है सीरीज में, एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। एक डिवाइस है जिसका नाम है मल्टीमीटर। इसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है करंट मापने के लिए और इससे प्रतिरोध भी मापा जा सकता है। तो इस मल्टीमीटर से नाम ही है मल्टीमीटर। तो ये मल्टी चीजों को मापता है, 3 चीजों को माप सकता है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। ये एक गोला था, इसको मैंने यहां से काट दिया, हमें यहां पर एक पार्ट मिला। अब मैंने क्या करा, इसको यहां पर पीछे से पॉलिश कर दिया मैंने। अब ये वाला इसका साइड जो है ये परावर्तक सतह है। अब ये जो हमारे पास मिरर बना है ना, इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यही सवाल में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पोल। और ये लाइन कहलाता है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस गोले का जो सेंटर था, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका ये दर्पण पार्ट होता है। हमारा आंसर यहां पर ध्रुव हो जाएगा, पोल। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण है। तो यूवी रेडिएशन ये हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। स्किन कैंसर ये यूवी रेडिएशन कर सकती है। जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है ये स्किन कैंसर कर सकती है। इसको रोकने के लिए हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है। डैश यौगिक एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, यानी जो कार्बन श्रृंखला है या फिर बोल दो कार्बन जो चैन है वो वलय के रूप में है। वलय मतलब रिंग के फॉर्म में है। वो क्या है? रिंग के फॉर्म में है। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया था, ये बेंजीन को हम इस प्रकार भी दिखाते हैं, इस प्रकार भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ देखो कार्बन का चैन है, 6 कार्बन का चैन है जो आपस में मिल करके रिंग बनाए हुए हैं। रिंग बनाए हुए हैं। तो बेंजीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। हीलियम के 52 किलोग्राम में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो ये एक फर्जी सवाल है, बोर्ड वालों ने इसका आंसर 13 दिया हुआ है, लेकिन सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है। यहां पर देखो कई सारे बदलाव की जरूरत है। सबसे पहली बात, यहां पर अणु नहीं होगा, एटम होगा, परमाणु होगा, क्योंकि हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक है,
ये एक एटम के फॉर्म में रहता है, यानी ये परमाणु के ही रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता ये। तो हीलियम में हम लोग एटम्स की संख्या पूछते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछते हैं। दूसरा, 52 किलोग्राम कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे कभी भी पूछे तो 52 ग्राम ही पूछेगा, वो भी 52 ग्राम में एटम्स की संख्या आपसे पूछेगा, कभी भी मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं पूछेगा आपसे। परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जाएगा, ना कि अणुओं की। हाँ, अगर हाइड्रोजन होता तो आपसे पूछा जा सकता था H2 की संख्या, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम नहीं। हीलियम ये एटॉमिक रूप में होता है, हीलियम ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो आप देखो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, यानी कि एक एटम का मास है ये, 1 एटम का मास है ये, एक एटम का मास है ये। अगर हम इसी को 4 ग्राम कर दें, 4 ग्राम कर दें, कितने एटम का मास हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स का मास है, यानी 4 ग्राम में इतने एटम्स हैं। 4 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो 52 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4 और इंटू में 52। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 13 आएगा। 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो है इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, Na से दिखाते हैं इसको। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू में Na, यानी कि 13 Na। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमाणु होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम होना चाहिए और यहाँ पर Na होना चाहिए, तब हमारा आंसर बी होता। तो बोर्ड की तरफ से गलत आंसर टिक किया गया है। करेक्ट आंसर ये होगा 13 Na, या फिर बोल दो ये। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब कोई स्थिर वस्तु था, इस पे एक बल लगा F और वस्तु भी इसी दिशा में स्थानांतरित हुआ, तो इसने कुछ दूरी तय किया, मान लो S। तो यहां पर बोला गया है दर्शाया जाता है, यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, यहां पर सवाल में एक चीज और मेंशन होना चाहिए था, वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के गुणनफल होना चाहिए। यहां पर गुणनफल के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर कार्य तो तभी होगा ना जब F इंटू S होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में दर्शाया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा गुणनफल के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि F1 पीढ़ी में हमें हमेशा क्या मिलेगा? डोमिनेंट मिलेगा, डोमिनेंट ट्रेट मिलेगा, डोमिनेंट लक्षण मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। प्रबल यानी कि डोमिनेंट, प्रबल बोल दो, प्रभावी बोल दो, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में डोमिनेंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।